ब्रिटिश शासन प्रणाली को समझने के लिए सबसे पहले सम्राट बनाम राजमुकुट किंग वर्सेस क्राउन के अंतर को समझना अनिवार्य है। सम्राट एक व्यक्ति है जो नश्वर और अस्थायी है, जबकि राजमुकुट एक संस्था है जो अमर और स्थायी है। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध उक्ति है, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, जिसका अर्थ है कि राजा के रूप में व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन राजमुकुट की सत्ता निरंतर बनी रहती है। राजमुकुट में केवल सम्राट ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट और संसद भी शामिल होते हैं। वर्तमान में सम्राट केवल एक औपचारिक प्रधान है, जिसके पास स्वर्ण का मुकुट तो है, लेकिन वास्तविक शक्तियां छीन ली गई हैं। ब्रिटिश राजनीति की वास्तविक धुरी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, का पद है। रोचक तथ्य यह है कि इस पद का कोई मूल लिखित कानूनी आधार नहीं था। यह पूरी तरह से परंपराओं, कन्वेंशंस के माध्यम से विकसित हुआ है। सर रॉबर्ट वालपोल 1721 को ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री माना जाता है। प्रधानमंत्री को समानों में प्रथम प्राइमस इंटर पेयर्स कहा जाता है, जो कैबिनेट का नेतृत्व करता है और सम्राट व संसद के बीच एक सेतु का कार्य करता है। वर्तमान में 2024 के चुनावों के बाद कीर स्टारमर इस गौरवशाली पद को सुशोभित कर रहे हैं, जिनका आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। ब्रिटेन की कैबिनेट प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल का उदय प्रीवी काउंसिल के एक छोटे और गुप्त समूह कबाल से हुआ था। कैबिनेट को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा जाता है, क्योंकि यह नीतियों का निर्धारण करता है और शासन का हृदय माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषताओं में गोपनीयता और राजनीतिक सजातीयता शामिल है, जिसका अर्थ है कि कैबिनेट के सभी सदस्य सामान्यतः एक ही राजनीतिक दल से होते हैं और एक ही विचारधारा साझा करते हैं। संसदीय लोकतंत्र की आत्मा सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत में निहित है। इसके अनुसार कैबिनेट के सभी सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं यदि संसद में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। वर्तमान में प्रदत्त विधायन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कारण कैबिनेट की शक्तियां और बढ़ गई हैं। संसद केवल कानूनों का एक मोटा ढांचा तैयार करती है, जबकि उसमें आवश्यक विवरण और नियम मांसमज्जा भरने का कार्य कैबिनेट करती है। इसी कारण कई विद्वान इसे मंत्रिमंडल की तानाशाही भी कहते हैं। प्रधानमंत्री पद को पहली बार वैधानिक मान्यता मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन एक्ट 1937 फीट के माध्यम से प्राप्त हुई थी। सम्राट को आज भी न्याय का स्रोत, फाउंटेन ऑफ जस्टिस और धर्मरक्षक माना जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट लोकसदन हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग कर सकता है। आधुनिक राजनीतिक रुझान यह दर्शाते हैं कि ब्रिटिश शासन अब कैबिनेट सरकार से बदलकर प्रधानमंत्रीय सरकार की ओर अग्रसर है, जहां प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व और निर्णय सर्वोपरि होते जा रहे हैं। ब्रिटिश मंत्रिपरिषद का ढांचा एक सुव्यवस्थित त्रिस्तरीय पिरामिड की तरह है। इसके शीर्ष पर कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख और मुख्य नीति निर्माता होते हैं। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री आते हैं, जो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। तीसरे स्तर पर संसदीय अवर सचिव, जूनियर मिनिस्टर्स, होते हैं। इनके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कड़ी संसदीय निजी सचिव, पीपीएस, की होती है। ये वैधानिक रूप से मंत्री नहीं होते और अवैतनिक होते हैं, लेकिन इन्हें मंत्रियों के आँख और कान तथा बैग कैरियर्स के रूप में जाना जाता है, जो सरकार और सांसदों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ब्रिटिश कैबिनेट में प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, वित्त मंत्री, का होता है। वर्तमान में रेचल रीव्स इस पद को सुशोभित करने वाली ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर बनकर इतिहास रच चुकी हैं। इनका मुख्य कार्य देश का बजट तैयार करना और राजकोषीय नीतियों का प्रबंधन करना है। प्रधानमंत्री के 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ठीक बगल में 11 डाउनिंग स्ट्रीट इनका आधिकारिक निवास होता है, जो सत्ता के केंद्र में इनकी स्थिति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री की अद्वितीय स्थिति को लेकर विभिन्न विद्वानों ने सारगर्भित विचार व्यक्त किए हैं। लॉर्ड मार्ले ने उन्हें समानों में प्रथम प्राइमस इंटर पेयर्स कहा, जो उनके नेतृत्व को दर्शाता है। हैरल्ड लॉस्की के अनुसार प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। वहीं
आइवर जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री की तुलना उस सूर्य से की है जिसके चारों ओर अन्य मंत्री रूपी नक्षत्र घूमते हैं। ये उपमाएं स्पष्ट करती हैं कि ब्रिटिश शासन तंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और प्रभाव पर टिकी होती है। Image representing the Prime Minister as the sun in the political constellation of the UK Cabinet. कैबिनेट की बदलती शक्ति और उसकी प्रकृति पर वाल्टर बैजहॉट ने इसे कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ने वाला हाइफन और बकल कहा है। दूसरी ओर रैमजे म्यो ने दलीय अनुशासन के कारण संसद पर कैबिनेट के बढ़ते वर्चस्व को कैबिनेट की तानाशाही की संज्ञा दी है। इसी अनूठे संवैधानिक संतुलन को देखते हुए ओग ने ब्रिटिश व्यवस्था को एक राजमुकुटधारी गणतंत्र क्राउन रिपब्लिक माना है, जहां राजतंत्र का रूप तो है लेकिन आत्मा पूरी तरह लोकतांत्रिक है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण वैधानिक तथ्य क्विक फैक्ट्स अत्यंत आवश्यक हैं। डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1975 के तहत लोक सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में वेतनभोगी मंत्रियों की अधिकतम संख्या 95 निश्चित की गई है ताकि कार्यपालिका संसद पर पूरी तरह हावी न हो सके। सर सिडनी लॉ ने राजमुकुट को केवल एक सुविधाजनक कामचालक उपकल्पना माना है। अंततः संसदीय निजी सचिवों पीपीएस की भूमिका यद्यपि औपचारिक नहीं है, लेकिन वे सरकार की स्थिरता बनाए रखने में पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जापान का सम्राट एम्परर ऑफ जापान दुनिया के सबसे प्राचीन निरंतर राजवंश का प्रतीक है, जिसका इतिहास 2600 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। 1947 के शोवा संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत सम्राट की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। अब वह ईश्वरीय अवतार नहीं, बल्कि केवल राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक है। वर्तमान में सम्राट केवल एक औपचारिक प्रधान है, जिसके पास कोई वास्तविक राजनीतिक शक्ति नहीं है। संप्रभुता अब सम्राट के बजाय पूरी तरह से जापान की जनता में निहित है। सम्राट का पद अनुच्छेद 2 के तहत पूर्णतः वंशानुगत है, जिसका नियमन डायट संसद द्वारा पारित साम्राज्यीय गृह कानून से होता है। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश सम्राट की तुलना में जापानी सम्राट की शक्तियां और भी सीमित हैं। जहां ब्रिटिश राजा को परामर्श या चेतावनी देने का अधिकार है, वहीं जापानी सम्राट केवल औपचारिक कार्यों तक सीमित है। उसके मुख्य कार्यों में डायट द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री की औपचारिक नियुक्ति और विदेशी राजदूतों का स्वागत करना शामिल है। जापान की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 65 के अनुसार मंत्रिमंडल द कैबिनेट में निहित है। प्रधानमंत्री का चयन डायट संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संवैधानिक अनिवार्यता यह है कि कम से कम 50% मंत्रियों का डायट का सदस्य होना आवश्यक है। 1999 के प्रशासनिक सुधारों के बाद मंत्रियों की सामान्य संख्या 14 निर्धारित की गई है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 17 तक बढ़ाया जा सकता है। संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला सामूहिक उत्तरदायित्व है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 69 में किया गया है। जापानी मंत्रिमंडल सीधे प्रतिनिधि सदन निम्न सदन के प्रति जवाबदेह होता है। यदि सदन मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है, तो प्रधानमंत्री के पास केवल 10 दिन का समय होता है, या तो वह पूरी कैबिनेट सहित त्यागपत्र दे दे या फिर सदन को भंग कर नए चुनावों की घोषणा करे। मंत्रिमंडल के भीतर एकजुटता का सिद्धांत इतना प्रभावी है कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जापानी शासन तंत्र की वास्तविक धुरी और राष्ट्र का सर्वोच्च नायक होता है। अनुच्छेद 68 उसे अपने मंत्रियों को नियुक्त करने और किसी भी समय उन्हें पदच्युत करने की निरपेक्ष शक्ति प्रदान करता है। शासन की हर गतिविधि पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण इस बात से स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 74 के अनुसार सभी कानूनों और आधिकारिक आदेशों पर प्रधानमंत्री का प्रतिहस्ताक्षर अनिवार्य है। वह सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच संचार की एकमात्र आधिकारिक कड़ी है, जो उसे जापान का सबसे शक्तिशाली पद बनाती है। जापानी सम्राट की स्थिति पर विचारकों के मतों में स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। चितोशी यानागा के अनुसार सम्राट जापान के लिए एक आध्यात्मिक लंगर, नैतिक रडर और राजनीतिक गायरोस्कोप की तरह है, जो राष्ट्र को स्थिरता और दिशा प्रदान करता है। इसके विपरीत बारेनम तुनिशी का तर्क है
कि 1947 के संविधान के बाद सम्राट अब केवल राज्य का एक शक्तिहीन प्रतीक मात्र रह गया है। वास्तविकता यह है कि सम्राट की स्थिति अब पूर्णतः औपचारिक और प्रतीकात्मक है, जो जापान की सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है। जापानी कैबिनेट की वास्तविक सत्ता को लेकर क्विग्ले और टर्नर ने एक रोचक टिप्पणी की है कि वर्तमान कैबिनेट की स्थिति अंतिम प्रथम होगा, लास्ट शैल बी फर्स्ट, जैसी है, अर्थात जो पहले सम्राट के अधीन थी, अब वह शासन में सर्वोच्च है। आर्डत बर्क्स का मानना है कि कैबिनेट ही वास्तव में राष्ट्रीय नीति निर्धारित करती है और विधायी प्रक्रिया में सबसे प्रभावी भूमिका निभाती है। संविधान का अनुच्छेद 65 इस शक्ति को वैधानिक आधार प्रदान करता है, जो समस्त कार्यपालिका शक्ति को कैबिनेट में निहित करता है। शासन तंत्र में प्रधानमंत्री की केंद्रीय भूमिका को वैश्विक विचारकों ने भी रेखांकित किया है। हैरल्ड लॉस्की के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। वह उसके निर्माण, जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। इसी प्रकार सर जॉन मैरियट ने कैबिनेट को वह धुरी माना है जिस पर समस्त प्रशासनिक यंत्र घूमता है। जापानी व्यवस्था में प्रधानमंत्री न केवल शासन की वास्तविक धुरी है, बल्कि वह राष्ट्र का सर्वोच्च नायक भी है, जिसके पास मंत्रियों की नियुक्ति से लेकर नीतियों के क्रियान्वयन तक असीमित प्रभाव है। Image representing the Prime Minister as the center of the Japanese executive branch। जापान की कार्यपालिका का ऐतिहासिक विकास दो महत्वपूर्ण संविधानों के बीच का सफर है। 1889 के मेजी संविधान में सम्राट समस्त राजसत्ता का स्रोत था और कैबिनेट सीधे उसके प्रति उत्तरदायी थी। लेकिन 1947 के शोवा संविधान ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदलकर संसदीय शासन की स्थापना की और कैबिनेट की सर्वोच्चता सुनिश्चित की। जापान के गौरवशाली राजनीतिक इतिहास में इतो हिरोबुमी 1885 प्रथम प्रधानमंत्री थे, जबकि शिंजो आबे 2012 से 2020 के नाम सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान दर्ज है। वर्तमान परिदृश्य में जापान एक ऐतिहासिक सामाजिक बदलाव का गवाह बना है। 21 अक्टूबर 2025 को सानाए ताकाइची के रूप में जापान को अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री मिली, जो जापानी राजनीति के पारंपरिक ढांचे में एक क्रांतिकारी मोड़ है। विधायी प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ प्रदत्त विधायन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की प्रथा अत्यंत प्रभावी है। डायट संसद केवल कानून की रूपरेखा बनाती है, जबकि उसके विस्तृत विवरण और नियम तैयार करने का अधिकार कैबिनेट के पास होता है, जो कार्यपालिका को विधायी क्षेत्र में भी अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद दुनिया के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक माना जाता है। इस पद हेतु योग्यता के कड़े मापदंड हैं। उम्मीदवार का जन्मजात अमेरिकी नागरिक होना, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु और कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में निवास अनिवार्य है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निश्चित होता है। ऐतिहासिक रूप से 22वें संविधान संशोधन 1951 के बाद यह नियम बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है। पद से हटाने का एकमात्र तरीका महाभियोग इम्पीचमेंट है, जो केवल देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों की स्थिति में ही कांग्रेस द्वारा चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चयन एक जटिल निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज पद्धति द्वारा होता है। इस मंडल में कुल 538 सदस्य होते हैं, 435 प्रतिनिधि सभा से, 100 सीनेट से और 3 कोलंबिया जिले से। जीत के लिए किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम 270 इलेक्टोरल वोट प्राप्त करना आवश्यक है। अमेरिका में विनर टेक ऑल प्रणाली प्रचलित है, जिसका अर्थ है कि जिस राज्य में जो दल सर्वाधिक लोकप्रिय मत पॉपुलर वोट पाता है, उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट उसी दल के खाते में चले जाते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव है जहां जनता पहले निर्वाचक मंडल को चुनती है, जो बाद में राष्ट्रपति का चुनाव करता है। कार्यपालिका और सैन्य शक्तियों के मामले में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। वह अमेरिकी सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ, सर्वोच्च सेनापति है, जिसे युद्ध और शांति के समय निर्णायक शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति राजदूतों, संघीय अधिकारियों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन इन नियुक्तियों पर सीनेट की सहमति अनिवार्य है। यहाँ सीनेटोरियल कर्टसी नामक एक अलिखित परंपरा भी है,
जिसके तहत राष्ट्रपति नियुक्तियों से पहले संबंधित राज्य के सीनेटरों से औपचारिक परामर्श करता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां मुख्य रूप से उसके वीटो अधिकार में निहित हैं। यदि वह किसी विधेयक से सहमत नहीं है तो वह उसे निलंबनकारी वीटो सस्पेंसिव वीटो के तहत वापस भेज सकता है, जिसे कांग्रेस केवल 2/3 बहुमत से ही दोबारा पारित कर सकती है। एक और रोचक शक्ति पॉकेट वीटो है। यदि कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों में राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता तो वह विधेयक स्वतः समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति प्रतिवर्ष कांग्रेस को स्टेट ऑफ द यूनियन संदेश देता है, जो देश की आगामी नीतियों का खाका होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्विक फैक्ट्स जानना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान ही होता है। यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति का चयन करती है, जिसे डार्क हॉर्स स्थितियों के निवारण के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में 2024 के चुनाव जीतकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में वैश्विक व्यवस्था की धुरी बने हुए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप से द्वैध प्रकृति का है। वह कार्यपालिका का हिस्सा होने के साथ साथ विधायी सदन सीनेट का पदेन सभापति भी होता है। सीनेट की कार्यवाहियों के दौरान वह सामान्यतः मतदान नहीं करता, लेकिन यदि किसी विषय पर मत बराबर टाई हो जाएं, तो वह अपना निर्णायक मत कास्टिंग वोट देता है। इस पद की सीमित वास्तविक शक्तियों के कारण ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने व्यंग्यपूर्वक इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस व्यर्थ का महिमावान व्यक्ति की संज्ञा दी थी। अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति उत्तराधिकार सक्सेशन की प्रक्रिया अत्यंत सुदृढ़ है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वह त्यागपत्र दे दे या उसे पद से हटा दिया जाए, तो उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए पूर्ण राष्ट्रपति बन जाता है। उत्तराधिकार का यह क्रम उपराष्ट्रपति के बाद प्रतिनिधि सभा के स्पीकर, फिर सीनेट के सामयिक अध्यक्ष और अंततः विदेश मंत्री तक जाता है। ऐतिहासिक रूप से जेराल्ड फोर्ड का नाम उल्लेखनीय है, जो अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने न तो राष्ट्रपति और न ही उपराष्ट्रपति के रूप में कभी चुनाव जीता, बल्कि वे मनोनीत किए गए थे। विभिन्न विचारकों ने अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है। मुनरो का मानना था कि युद्धकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां नेपोलियन या क्रॉमवेल जैसे तानाशाहों के समान विस्तृत हो जाती हैं। वहीं हैरल्ड लॉस्की ने एक प्रसिद्ध तुलना करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कुछ मायनों में कम शक्तिशाली है, विधायी नियंत्रण के कारण और कुछ में अधिक कार्यकारी स्वतंत्रता के कारण। जिम्मी कार्टर ने इस पद की गंभीरता पर बल देते हुए कहा था कि यहाँ केवल एक व्यक्ति की छोटी सी चूक संपूर्ण राष्ट्र के लिए बड़ी विपदा का कारण बन सकती है। ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधनों ने इस पद की कार्यप्रणाली को और अधिक स्पष्ट किया है। 20वें संशोधन 1933 के माध्यम से नए राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण की तिथि 4 मार्च से बदलकर 20 जनवरी कर दी गई, ताकि लेम डक अवधि को कम किया जा सके। 25वें संशोधन 1967 ने राष्ट्रपति की शारीरिक या मानसिक अक्षमता की स्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार संभालने के स्पष्ट प्रावधान किए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2024 के चुनाव परिणामों के बाद 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ विशेष तथ्य क्विक फैक्ट्स अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जॉन एफ कैनेडी के अनुसार राष्ट्रपति ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो एक साथ राज्य प्रमुख, मुख्य सेनापति और विधायी नेता की भूमिका निभाता है। चुनाव और नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बीच के संक्रमण काल को लेम डक पीरियड कहा जाता है। अमेरिका में इस गौरवशाली पद की यात्रा 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ प्रारंभ हुई थी। यह निर्विवाद है कि संकटकाल या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां लगभग असीमित हो जाती हैं। पंचम गणतंत्र 1958 का स्वरूप आधुनिक राजनीति विज्ञान में एक क्रांतिकारी प्रयोग माना जाता है। इसे अक्सर चार्ल्स द गॉल का संविधान या संकटकाल का शिशु कहा जाता है,
क्योंकि इसका निर्माण अल्जीरियाई संकट के दौरान चतुर्थ गणतंत्र की अस्थिरता को समाप्त करने हेतु किया गया था। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता मिश्रित शासन प्रणाली सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का एक जटिल समन्वय है। इसका मुख्य उद्देश्य विधायिका की शक्तियों को सीमित कर कार्यपालिका, विशेषकर राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तिशाली बनाना था। फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं कार्यकाल उसकी लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है। 1962 के बाद से राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है। इसमें सेकंड बैलेट सिस्टम, द्वितीय मतदान प्रणाली अपनाई जाती है, जहां विजेता को 50% प्लस 1 का स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। 2002 में संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया और अब कोई भी व्यक्ति अधिकतम लगातार 2 बार ही इस पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति को हटाना अत्यंत कठिन है। अनुच्छेद 68 के अनुसार केवल कर्तव्यों के गंभीर उल्लंघन पर एक विशेष उच्च न्यायालय द्वारा ही उसे पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां उसे विश्व के अन्य राष्ट्रपतियों से अलग खड़ा करती हैं। अनुच्छेद 8 के तहत वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने की पूर्ण विवेकीय शक्ति रखता है और अनुच्छेद 12 उसे राष्ट्रीय सभा, निम्न सदन को भंग करने का असाधारण अधिकार देता है। एक और महत्वपूर्ण शक्ति अनुच्छेद 11 के तहत जनमत संग्रह रेफरेंडम की है, जिसके माध्यम से वह किसी भी विधेयक को संसद के बजाय सीधे जनता के पास भेज सकता है। इन्हीं शक्तियों के कारण उसे अक्सर अवंशानुगत सम्राट इलेक्टेड मोनार्क की संज्ञा दी जाती है। फ्रांसीसी संविधान का अनुच्छेद 16 राष्ट्रपति को असीमित संकटकालीन शक्तियां प्रदान करता है। संकटकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन का सर्वेसर्वा बन जाता है और निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है। प्रसिद्ध विचारिका डोरोथी पिकल्स ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये शक्तियां राष्ट्रपति को एक साथ जज एंड जूरी बना देती हैं। चूंकि फ्रांस में नियमित न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है, इसलिए राष्ट्रपति को ही संविधान का वास्तविक रक्षक और मध्यस्थ माना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य एवं विचारकों के मत अनिवार्य हैं। मॉरिस ड्यूवर्जर ने इस अनूठी व्यवस्था को अर्ध अध्यक्षीय सेमी प्रेसिडेंशियल नाम दिया, जबकि एसी फाइनर ने राष्ट्रपति के अत्यधिक प्रभाव के कारण इसे उच्च अध्यक्षीय हाइपर प्रेसिडेंशियल राज्य कहा है। वर्तमान में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस शक्तिशाली पद के जीवंत उदाहरण हैं, जो विधायी चुनौतियों के बावजूद इस पद की गरिमा और प्रभाव को बनाए हुए हैं। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की स्थिति अन्य संसदीय प्रणालियों से भिन्न है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे नेशनल असेंबली के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। यद्यपि वह सरकार का प्रमुख है, लेकिन पंचम गणतंत्र के ढांचे में उसे अक्सर राष्ट्रपति का केवल एक अभिकर्ता, एजेंट या प्रधान लिपिक चीफ क्लर्क माना जाता है। एक अनूठी संवैधानिक विशेषता अनुच्छेद 23 है, जिसे असंगति का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार यदि कोई सांसद मंत्री बनता है, तो उसे अनिवार्य रूप से संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। फ्रांसीसी राजनीति की सबसे रोचक स्थिति कोहैबिटेशन कहलाती है। यह तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रपति एक दल का हो और नेशनल असेंबली संसद में बहुमत किसी विपक्षी दल का हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी पसंद का प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता, बल्कि उसे विपक्षी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है। इस दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां संकुचित हो जाती हैं और प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत प्रभावी हो जाती है, जिससे शासन में एक प्रकार का दोहरा नेतृत्व दिखाई देता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों पर महत्वपूर्ण विचारकों ने कड़े प्रहार किए हैं। मेंडिस फ्रांस ने राष्ट्रपति को एक अवंशानुगत सम्राट बताया, जो संकटकाल में वैधानिक अधिनायक बन सकता है। मॉरिस थोरेज का मानना था कि फ्रांस के राष्ट्रपति को 19वीं सदी के निरंकुश सम्राटों से भी अधिक अधिकार प्राप्त हैं। वहीं डोरोथी पिकल्स ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 16 की संकटकालीन शक्तियों के कारण राष्ट्रपति स्वयं ही जज और जूरी की भूमिका में आ जाता है, जो लोकतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फ्रांस में कुछ विशिष्ट विधिक एवं प्रशासनिक तथ्य इसे अन्य प्रणालियों से अलग करते हैं। यहाँ संसद की कांग्रेस
कांग्रेस ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान है, जो संविधान संशोधन या राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संदर्भित करता है। साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार का एक सब्स्टिट्यूट मेंबर अनुपूरक होता है, जो मूल सदस्य के मंत्री बनने या पद रिक्त होने पर स्वतः उसका स्थान ले लेता है। अनुच्छेद 5 के तहत राष्ट्रपति को ही संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम और सर्वोच्च सत्ता माना गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेष बिंदु क्विक फैक्ट्स यह है कि ओग ने पूर्ववर्ती चतुर्थ गणतंत्र के राष्ट्रपति को यूरोपीय राजनीति की एक विलक्षणता कहा था, क्योंकि वह अत्यंत शक्तिहीन था, जिसे 1958 के संविधान ने पूरी तरह बदलकर कार्यपालिका को विधायिका से श्रेष्ठ बना दिया। वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अपनी मध्यमार्गी पार्टी रीनेसांस के माध्यम से इसी शक्तिशाली कार्यकारी मॉडल का संचालन कर रहे हैं। 1958 के सुधारों का ही परिणाम है कि आज फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता का अंत हो चुका है। बहुल कार्यपालिका प्लूरल एग्जीक्यूटिव की अवधारणा स्विट्जरलैंड को विश्व के अन्य सभी लोकतंत्रों से अलग बनाती है। यहाँ कार्यकारी सत्ता किसी एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के हाथ में केंद्रित होने के बजाय 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद फेडरल काउंसिल में सामूहिक रूप से निहित होती है। इस परिषद के 7 सदस्यों के अधिकार और शक्तियां बिल्कुल बराबर हैं। यह प्रणाली राजनीति विज्ञान की दृष्टि से एक अनूठा मिश्रण है, क्योंकि इसमें न तो अमेरिका जैसी पूर्ण अध्यक्षात्मक कठोरता है और न ही ब्रिटेन जैसी संसदीय अस्थिरता। यह अपनी तरह का एक विशिष्ट प्रशासकीय मॉडल है। संघीय परिषद की संरचना एवं गठन अत्यंत संतुलित है। इसके कुल 7 सदस्यों का चुनाव स्विट्जरलैंड की संघीय सभा संसद के दोनों सदन द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निश्चित होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सदस्यों को संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से बीच में नहीं हटाया जा सकता। स्विट्जरलैंड की भाषाई विविधता को देखते हुए इस परिषद में जर्मन, फ्रेंच और इतालवी भाषी समुदायों को सामान्यतः 4:02 और 1 सेकंड के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। परिषद के सदस्यों के चयन एवं योग्यता संबंधी नियम अत्यंत उदार हैं। कोई भी स्विस नागरिक जिसे मतदान का अधिकार प्राप्त है, संघीय परिषद का सदस्य बन सकता है। हालांकि एक अनिवार्य शर्त यह है कि यदि कोई संसद सदस्य सांसद परिषद के लिए चुना जाता है, तो उसे अपनी विधायी सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। चुने जाने के बाद ये सदस्य किसी विशेष दल के प्रति निष्ठा रखने के बजाय पूर्णतः निर्दलीय होकर राष्ट्रहित में प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। स्विस राष्ट्रपति का पद विश्व के अन्य राष्ट्रपतियों की तुलना में मात्र एक औपचारिक भूमिका है, जो रोटेशन सिस्टम पर आधारित है। परिषद के 7 सदस्यों में से ही प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को परिसंघ का राष्ट्रपति चुना जाता है। इनका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है, जिसके पश्चात परिषद के अगले सदस्य को यह अवसर मिलता है। यहाँ राष्ट्रपति के पास कोई विशेष शक्ति या वीटो अधिकार नहीं होता। वह वास्तव में परिषद के भीतर केवल समानों में प्रथम प्राइमस इंटर पेयर्स होता है, जो बैठकों की अध्यक्षता करता है। परिषद के कार्य एवं विशेष शक्तियों का वितरण विभागीय आधार पर होता है। प्रत्येक सदस्य एक विशिष्ट प्रशासनिक विभाग, जैसे विदेश मंत्रालय, वित्त या न्याय विभाग, का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को केवल मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत कास्टिंग वोट देने का अधिकार प्राप्त है। परिषद की सबसे बड़ी शक्ति इसकी सामूहिकता है। सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णय 7 सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से और सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जिससे शासन में निरंतरता और असाधारण स्थिरता बनी रहती है। स्विस राष्ट्रपति की विशिष्ट और सीमित स्थिति पर विभिन्न विचारकों ने अत्यंत रोचक टिप्पणियां की हैं। ह्यूबर हबर ने इस बहुल कार्यपालिका को एक सहकारी प्रणाली कॉलेजियल एग्जीक्यूटिव की संज्ञा दी है, जहां निर्णय व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होते हैं। डॉ. मुनरो ने स्पष्ट किया है कि स्विस राष्ट्रपति वास्तव में केवल एक नाममात्र का प्रमुख टाइट्यूलर हेड है, जिसके पास वैसी शक्तियां नहीं हैं जैसी अमेरिकी या फ्रांसीसी राष्ट्रपति के पास होती हैं। इसी सादगी और शक्तिहीनता पर जॉन ब्राउन ने कटाक्ष किया था कि स्विस नागरिक अक्सर यह भूल जाते हैं कि वर्तमान में उनका राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि वहां व्यक्ति से अधिक संस्था का महत्व है।
स्विट्जरलैंड की राजनीतिक स्थिरता का सबसे बड़ा रहस्य उसका जादुई सूत्र मैजिक फॉर्मूला ज़ॉबर फॉर्मल है। 1959 से चले आ रहे इस अलिखित समझौते के तहत संघीय परिषद की 7 सीटों का बंटवारा संसद के प्रमुख दलों के बीच उनकी शक्ति के अनुपात में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी प्रमुख वैचारिक ध्रुव शासन में शामिल रहें और कोई भी बड़ा दल विपक्ष में रहकर अस्थिरता न फैलाए। इस सूत्र ने स्विट्जरलैंड को विश्व की सबसे दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता प्रदान की है। कार्यपालिका की विधायी एवं आपातकालीन शक्तियों के मामले में भी यह प्रणाली अत्यंत संतुलित है। संघीय परिषद के सदस्य संसद, संघीय सभा की बैठकों में भाग लेते हैं, चर्चा करते हैं और विधेयक, बिल्स पेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वहां मतदान का अधिकार नहीं होता। आपातकाल की स्थिति में यदि बाहरी खतरा हो तो परिषद बिना संसद की अनुमति के 2000 सैनिक बुला सकती है, लेकिन इससे अधिक सेना या दीर्घकालिक कार्रवाई के लिए संसद की तत्काल स्वीकृति अनिवार्य है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संसद सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से नहीं गिरा सकती, जो निरंतरता सुनिश्चित करता है। स्विस शासन की आत्मा उसकी सामूहिकता एवं उत्तरदायित्व कॉलेजियलिटी में निहित है। परिषद के भीतर भले ही सदस्यों के बीच तीव्र मतभेद हों, लेकिन एक बार निर्णय होने के बाद सातों सदस्य सार्वजनिक रूप से एक ही स्वर में बोलते हैं। इसे सामूहिक गोपनीयता और एकजुटता का चरम उदाहरण माना जाता है। यह कार्यपालिका न केवल संसद के प्रति बल्कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनमत संग्रह के माध्यम से सीधे जनता के प्रति भी जवाबदेह है, जिससे यह विश्व की सबसे चुनौतीपूर्ण परंतु संतुलित कार्यपालिका बन जाती है। ऐतिहासिक विकास क्रम में संघीय चांसलर, फेडरल चांसलर का पद भी महत्वपूर्ण है। 1931 में सचिवालय की स्थापना के बाद से चांसलर का चुनाव भी 4 वर्ष हेतु संसद द्वारा ही किया जाता है, जो परिषद के प्रशासनिक कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। 1959 के जादुई सूत्र के नवाचार ने इस व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप दिया। संक्षेप में, स्विस प्रणाली चेक एंड बैलेंस और शक्ति के विकेंद्रीकरण का विश्व में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहां सत्ता किसी एक व्यक्ति के अहंकार के बजाय सामूहिक विवेक से संचालित होती है।